हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वन एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से। तो दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पर डेली KVS PRT के लिए जो है यहाँ पर हम लोग पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट को लेकर के जो NCERT आधारित प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को पता भी है कि आपकी परीक्षा जो है KVS की ये कब से स्टार्ट हो रही है। तो ये 21 फेब से स्टार्ट हो रही है। लगभग ये आपकी 7 यानी कि 1 वीक तक जो है ये आपकी चलने वाली है। ठीक है, कितनी 1 वीक तक चलने वाली है। तो डेली आप लोगों को जो है क्लास में बने रहना है। और जो भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपकी क्लास चलती है। ये कितने बजे चलती है? तो ये होती है आपकी 11 AM पे होती है। तो आप सभी लोग जो है बिना यूट्यूब के नोटिफिकेशन के भी क्लास में आ जाया करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और हम लोग यहाँ पर जो है पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? समताप मंडल से, आयन मंडल से, मध्य मंडल से, या फिर इनमें से सभी। आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जहां से आपकी जो रेडियो तरंगे होती हैं ये परावर्तित होती हैं। सभी लोग आंसर करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। और एक बार जल्दी से जो है आप लोग सेशन को भी शेयर कर दीजिए। जिन साथियों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है उन सभी लोगों को बुला लाइए। तो यहाँ पर देखिए, अगर रेडियो तरंगों की बात करता है, किसकी? रेडियो तरंगों की बात करता है, तो ये आपको कहाँ पर दिखाई देंगी? आयन मंडल के अंदर। कहाँ? आयन मंडल के अंदर। अब यहाँ पर अगर आपसे ये पूछता है कि विद्युत आवेशित कण जो होते हैं ये आपको कहाँ दिखाई देंगे? तो जो आपके विद्युत आवेशित कण होते हैं यह भी आपको इसी मंडल में दिखाई देते हैं। कौन से कण? विद्युत आवेशित जो कण होंगे यह भी आयन मंडल में दिखाई देंगे। ठीक है। दूसरा, इस मंडल का नाम क्या है? तो इसको एक नाम से और जाना जाता है जो कि ताप मंडल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ताप मंडल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है आपकी तरंगे प्रवाहित होती हैं, इसलिए। ठीक है। अब यहाँ पर आपसे और क्या चीज़ पूछता है? समताप मंडल के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो समताप मंडल के अंदर आपकी कौन सी परत पाई जाती है? तो यहाँ पर जो है आपकी ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी? जो ओजोन परत है यह आपकी समताप मंडल में ही पाई जाती है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? किसके साथ? जो आपकी स्टेनलेस स्टील होती है इसको बनाने के लिए आयरन के अलावा कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण धातुएं होती हैं इनका प्रयोग करते हैं? ऑस्मियम है, रेडियम है, क्रोमियम है, या फिर आपका हाइड्रोजन है। तो सभी साथी आंसर करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम लोग आंसर की तरफ चलेंगे तो आंसर हमारा कौन सा बनेगा? ये बन जाएगा क्रोमियम। कौन सा बनेगा? क्रोमियम। देखिए, इस स्टेनलेस स्टील के अंदर आपकी कई सारी धातुएं देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका हो गया, एक तो आयरन हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पर कार्बन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कार्बन। प्लस आपका यहाँ पर निकिल भी हो जाएगा। निकिल के अलावा जो है यहाँ पर आपका लोहा भी हो जाएगा, जैसा कि ऊपर दिया भी गया है। लोहा प्लस यहाँ पर जो है क्रोमियम भी होगा आपका इसके अंदर। तो जो है इन सभी का मिश्रण आपका यहाँ पर स्टेनलेस स्टील के अंतर्गत किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग विकल्पों को डिस्कस करते हुए चलेंगे तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ऑस्मियम को किस रूप में जाना जाता है? तो अगर आपसे कहीं भी लिखा हुआ पूछता है कि भारी धातु कौन सी है, कौन सी? अगर भारी धातु के बारे में पूछता है तो भारी धातु आपकी क्या कहलाती है? ये कहलाती है ऑस्मियम। कौन सी कहलाएगी? ऑस्मियम। रेडियम के बारे में अगर पूछता है तो देखिए, जो आपका रेडियम 223 होता है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। कहाँ पर? कैंसर के उपचार में। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो आपका रेडियम हो जाता है, दूसरा आपका यूरेनियम हो जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा बन जाती है। देखिए, जो आपका यूरेनियम 235 होता है, ये जो आपकी चट्टानें वगैरह होती हैं जब वहाँ पर रास्ते बनाए जाते हैं तो यूरेनियम 235 की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? यूरेनियम 235 की बम्बार्डमेंट होती है, जिससे कि वे चट्टानें टूट जाती हैं और वहाँ पर जो है रास्ता वगैरह बनाया जाता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अगर आपसे हाइड्रोजन के बारे में पूछता है तो हाइड्रोजन कैसी धातु है? तो यह है सबसे हल्की धातु। कैसी? सबसे हल्की धातु जो है आपकी ये हो जाती है हाइड्रोजन।
तो यहाँ पर देखिए चारों विकल्प आपके क्लियर हो चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्टार लगा लीजिए। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। कह रहा है कि कीट भक्षी पादप किस मृदा पर उगते हैं, उसमें किसकी कमी होती है। इस कीट भक्षी पौधों के बारे में आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, मैंने आपको कई बार रिवीजन कराया है। विकल्प क्या दिए गए हैं, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कीट भक्षी पादप की, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम जान लीजिए, यह है घटपर्णी का पौधा। अब ये घटपर्णी का जो पौधा है इसका दूसरा नाम क्या है, तो ये है नेपेंथीज। किस नाम से जाना जाता है, ये नेपेंथीज नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ आपका क्लियर कट दे रखा गया है, जो घटपर्णी पौधा है इसे नेपेंथीज कहा जाता है। और ये आपका मेघालय की खासी हिल्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए ये मेघालय के अलावा जो है आपको असम में भी देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर, असम के अंदर। अगर यहाँ पर देशों की बात करता है कि किस अन्य देश में दिखाई देता है, तो आप सभी लोगों को पता है, एक तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देता है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के अलावा जो है ये कहाँ पर दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है आपका इंडोनेशिया में। कहाँ पर, इंडोनेशिया में जो है ये आपका दिखाई देता है। अब यहाँ पर बात अगर आती है कि ये जो कीटभक्षी पौधा है ये किस मृदा पर उगते हैं, उसमें किसकी कमी होती है, तो इसमें कमी होती है नाइट्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन की इसके अंदर कमी हो जाती है। तभी ये पौधे जो हैं नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर जो आपके कीट होते हैं या जीव होते हैं छोटे छोटे, उनको फंसा करके ये मनमोहक खुशबू के द्वारा फंसा करके खा लेता है, ठीक है। पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, एक बार में दोबारा से रिकॉल हो चुका होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। कह रहा है कि विटामिन B1 या थायमीन विटामिन किस में पाया जाता है, अन्न में, यीस्ट में, घी में या फिर आलू में। आंसर करेंगे सभी लोग, बताएंगे कि जो आपका विटामिन B1 या जिसे थायमीन कहा जाता है यह किस में पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाएगा अन्न के अंदर। किसके अंदर, अन्न के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पर अगर आलू के अंदर किसकी बात करता है, तो आलू के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट जो है ये सबसे ज़्यादा आलू में होता है। इसके अलावा चावल में भी होता है, चावल के अलावा जो है मक्का में भी होता है। तो काफ़ी सारे उदाहरण हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के। अकॉर्डिंग टू विकल्प जो होगा वही आप आंसर करिएगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। कह रहा है कि पृथ्वी पर जल के महत्वपूर्ण संसाधन कौन कौन से हैं। मानसून वर्षा, समुद्र होंगे या फिर आपकी वर्षा या फिर भूमिगत जल होगा। चौथा कह रहा है ध्रुवों पर बर्फ होगी। आंसर करिएगा सभी लोग। जल के महत्वपूर्ण संसाधन की बात कर रहा है। और एक बार जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ यहाँ पर लोगों तक भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग जो हैं जल्दी से आपके साथ क्लास में जुड़े। आप लोगों की संख्या पता नहीं क्यों कम रहती है, आप लोग संख्या तो अपनी कम से कम इंक्रीज करिए। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा, वर्षा और भूमिगत जल जो है ये पृथ्वी पर जल के महत्वपूर्ण संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रीना कई दिनों से कच्ची मछली खाती है, रीना के अंदर किसकी कमी होगी। क्या कह रहा है, एक लड़की है रीना, वो क्या करती है, डेली जो है कच्ची मछली खाती है और आपको ये बताना है कि रीना के अंदर जो है किसकी कमी हो सकती है। विटामिन B12 की, विटामिन D की, विटामिन C की या फिर विटामिन K की। आंसर करके बताएंगे सभी लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका विटामिन B12। क्या बनेगा, विटामिन B12। देखिए विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से हो जाता है आपका रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स। रिकेट्स मतलब जैसे कि आपका सूखा रोग जो होता है ये हो जाता है, जैसे कि इसके अंदर जो है हाथ पैर बच्चे के एकदम पतले हो जाते, पेट जो है वो आगे की तरफ निकल आता है। विटामिन C की कमी से कौन सा हो जाता है, तो इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग जो है ये विटामिन C की कमी से होता है। अब आप लोगों को ये बताना है कि विटामिन K की कमी से क्या होता है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में करके बताना है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है। विकल्प क्या दिए गए हैं, वे एक ही आवास और भोजन को साझा करते हैं, वह साझा जिम्मेदारियों और बच्चों की सुरक्षा करते हैं,
एक परिवार में परिवार के सदस्यों की संख्या स्थिर नहीं रहती है, या फिर प्रत्येक सदस्य आर्थिक रूप से स्वयं का समर्थन करता है। अब देखिए ये आपका किस थीम से संबंधित है, तो ये आपका फैमिली थीम से संबंधित है। किस थीम से? फैमिली थीम से आपका रिलेटेड है। तो आप लोग देख सकते हैं कि थीम आधारित जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी लोग जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जो आपका परिवार की विशेषता होगी वो एक ही आवास में भोजन को साझा करेंगे, यानी कि एक साथ रहेंगे और वहीं पे भोजन बनाएंगे, खाएंगे। तो ये बात तो सही है। वह जिम्मेदारियों को भी साझा करते हैं और बच्चों की सुरक्षा भी करते हैं, ये भी सही है। एक ही परिवार में बच्चों के सदस्यों की संख्या स्थिर नहीं रहती है, बच्चे कभी भी इंक्रीज हो सकते हैं, समझ सकते हैं आप लोग, ये सारा काफ़ी है। प्रत्येक सदस्य आर्थिक रूप से स्वयं का समर्थन करता है। तो देखिए आर्थिक रूप से स्वयं का समर्थन करेगा तो ये सिर्फ अपने को ही समझेगा, दूसरों को कभी नहीं समझ सकेगा। तो ये जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8वां देखेंगे। कह रहा है कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में, केरल में, कर्नाटक में या फिर सिक्किम में? सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि जो आपका नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है। मैंने आप लोगों को कई बार रिवीजन भी करवाया है इस प्रश्न का। अब जल्दी से बता दीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा असम। क्या बनेगा? असम। अब असम के अंदर याद कर लीजिए आप लोग, हम फिर से एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। नामेरी हो जाएगा, कांजीरंगा होगा, मानस होगा, डिब्रू साइखोवा होगा, देहिंग पटकाई हो जाएगा, रायमोना नेशनल पार्क हो जाएगा। तो ये 5 नेशनल पार्क आप लोग जरूर याद रखिएगा, जिनमें से 2 ज़्यादा जरूरी हैं। एक तो हो गया आपका देहिंग पटकाई, दूसरा हो गया रायमोना, क्योंकि ये अभी आपके न्यू बने हैं ना, तो हो सकता है इससे प्रश्न पूछेगा। अब यहाँ पर अगर केरल की बात करता है तो केरल के अंदर आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एराविकुलम। कौन सा मिलेगा? एराविकुलम देखने को मिलेगा। कर्नाटक बोलता है अगर, तो कर्नाटक के अंदर बन्नेरघट्टा हो जाएगा, अंशी हो जाएगा, कुद्रेमुख नेशनल पार्क हो जाएगा। तो 3 नेशनल पार्क यहाँ से याद रख लीजिएगा। सिक्किम के बारे में अगर पूछता है तो सिक्किम के अंदर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये आपका यहीं पर स्थित है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से कितने सारे नेशनल पार्क आपको याद करवा दिए। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित क्रम में हॉर्स्ट और ग्रैबन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? क्या पूछ रहा है? हॉर्स्ट और ग्रैबन। ये आपका साफ साफ जो है एनसीईआरटी के अंदर दिया गया हुआ है, प्रश्न ऐसे ही दिया गया है और आपको ये बताना है कि किसके द्वारा बनाए जाते हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा, भ्रंशन प्रक्रिया के द्वारा, वलन प्रक्रिया के द्वारा, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न जो है आपका ये जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसके अंदर एकदम साफ साफ ऐसे ही लिखा हुआ है, आप लोग चाहे तो जाकर के देख भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हॉर्स्ट और ग्रैबन की बात कर रहा है। इसकी प्रक्रिया होती है जैसे कि जब आपका यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रक्रिया होती है, जैसे कि पर्वत वगैरह जो होते हैं, जब आपके इस तरह से कुछ ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, देख रहे हैं आप कुछ ऊपर की तरह ये उठे हुए हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी उत्थान की प्रक्रिया, यानी कि जो ऊपर उठने की प्रक्रिया होगी वो उत्थान प्रक्रिया कहलाएगी। और वही चीज़ जब वो धीरे 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 टक्कर लग करके जब वो नीचे की तरफ धंस जाती है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यही प्रक्रिया जो है आपकी ये कहलाती है यहाँ पर ग्रैबन, यानी कि जिसे क्या कहा जाता है? भ्रंशन कहा जाता है। तो ये उसका जो है आंसर बनेगा, यानी कि दूसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी में आपका जो है इसको क्या लिखा गया है? रैंप लिखा गया है। क्या लिखा गया है? रैंप लिखा गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं और आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ये दूसरा वाला हो जाएगा, रैंप, यानी कि भ्रंशन प्रक्रिया के द्वारा। नीचे धंसना यानी कि भ्रंशन प्रक्रिया के द्वारा धंसेगा जिसे रैंप कहा जाएगा, या फिर ग्रैबन हो जाएगा इसका उदाहरण। तो आप लोग समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर आपसे ये पूछता है कि भ्रंशोत्त पर्वत का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है, क्या पूछेगा? अगर भ्रंशोत्त पर्वत का उदाहरण पूछता है तो इसका उदाहरण कौन सा है? ये है आपका वॉसजेस पर्वत। कौन सा है? वॉसजेस पर्वत जो है ये भ्रंश पर्वत का सबसे बड़ा उदाहरण है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 बताएंगे। कह रहा है MS स्वामीनाथन एक थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करके बता देंगे। विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक, पारिस्थितिक वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक या फिर आपके पत्रकार। आंसर करिएगा सभी लोग इस प्रश्न के लिए।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है, कृषि वैज्ञानिक। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? किसका उदाहरण? पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। विकल्प दिए गए हैं वायु, तालाब, घास या फिर आपकी मिट्टी। आंसर करेंगे सभी लोग, बताएंगे कि पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा बन जाएगा। और एक बार सेशन को भी शेयर कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर पारिस्थितिक तंत्र की बात करता है तो ये हो जाएगा आपका तालाब। कई सारे क्वेश्चन आपके करवा चुके हैं पारिस्थितिक तंत्र पे। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। कह रहा है कि आंवला का मुरब्बा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? परिरक्षण, पार्श्वीकरण, संरक्षण या फिर अपघटन। आंसर करेंगे सभी लोग। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद आंसर करिएगा। जल्दीबाजी में आंसर बिल्कुल भी मत करिएगा आप लोग। जल्दीबाजी में क्या होता है, आंसर गलत भी हो सकते हैं। तो केयरफुल होकर के पहले प्रश्न को पढ़िए, फिर आंसर करिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा परिरक्षण। क्या हो जाएगा, परिरक्षण। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले आंवला को सुखाया जाता है, फिर उसका जो है मुरब्बा तैयार किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये परिरक्षण कहलाती है, यानी कि काफ़ी दिनों तक जो है इसको स्टोर करके रखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आसुत जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 7.8 होता है, 5 होता है या फिर आपका 5.8 होता है। सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि जो आपका आसुत जल है इसका पीएच मान जो होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर क्या बनेगा, ये पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाए। यानी कि जो आपका अशुद्ध जल होता है इसका पीएच मान होता है 7 और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी उदासीन। कैसी हो जाएगी, उदासीन इसकी प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। कह रहा है कि भारत के संविधान को कब पारित किया गया था? विकल्प दिए गए हैं 25 अप्रैल 1949, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। सभी लोग करके बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। भारत का जो संविधान था ये कब पारित किया गया था? तो यहाँ पर देखिए सही आंसर आपका क्या बनेगा, ये लास्ट वाला बन जाएगा। यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान पारित किया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। कह रहा है डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? विकल्प दिए गए हैं पोलियो तपेदिक, अगला कह रहा है टिटनेस पोलियो, तीसरा कह रहा है डिप्थीरिया काली खांसी, चौथा कह रहा है रेबीज या फिर पोलियो। सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि आपकी जो डीपीटी की वैक्सीन है इसका जो प्रयोग है वो किन बीमारियों के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ये तो हमारा तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि डिप्थीरिया और काली खांसी में जो है डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 देखिए क्या कह रहा है। कौन सा पक्षी टूटे मकान खंडहर के बीच में अपना घोंसला बनाकर अंडे देता है? विकल्प क्या दिए गए हैं, कौवा है, कबूतर है, गौरैया है या फिर आपका फाख्ता है। ये भी आपका प्रश्न जो है एनसीईआरटी में दिया गया है। सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो टूटे मकान और खंडहर में अपना घोंसला बना करके अंडों को देता है। तो देखिए इस प्रश्न का अगर हम लोग सही उत्तर की बात करेंगे तो ये आपकी जो मादा कबूतर होती है ये क्या करती है, टूटे मकान और खंडहर में घोंसला बना करके अंडों को देती है। कौवा क्या करता है, तो कौवा क्या करता है, ये करता है जो पेड़ की ऊंची डाल होती है वहाँ पर अपने घोंसलों को बना करके अंडों को देती है। यानी कि जो मादा कौवा होगी वो अंडों को देगी। ठीक है, ये नहीं कि कौवा अंडे देगा। बहुत सारे लोग जो है मजाक में ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। और कोयल क्या करती है, कोयल कभी भी स्वयं का घोंसला नहीं बनाती है, वो हमेशा कौवे के घोंसले में अंडों को देती है। और कौवा जो है वो अपने अंडों के साथ साथ उस कोयल के भी अंडे को सेता है। गौरैया की अगर बारे में पूछेगा तो गौरैया क्या करती है, तो ये जो है आपका घरों में अलमारी के पीछे और वहाँ पर जो छप्पर वगैरह होते हैं उनमें घोंसला बना करके अंडों को देती है। ठीक है,
फाख्ता की बात करेंगे तो फाख्ता क्या करता है, तो ये जो आपके कैक्टस के पौधे होते हैं कांटेदार, मरुस्थल वगैरह में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो कैक्टस पौधे के बीच में ये घोंसला बना करके अपने अंडों को देती है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। कह रहा है HIV किसके द्वारा होने वाला रोग है? वायरस, प्रोटोजोआ, फफूंद या फिर आपका बैक्टीरिया। सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि आपका जो HIV है ये किसके द्वारा होने वाला रोग है। आंसर क्या बनेगा, ये हमारा हो जाएगा पहला वाला विकल्प, यानी कि जो आपका HIV है ये वायरस के कारण हो सकता है। इसके अंदर जो है आपकी T सेल प्रभावित हो जाती हैं। क्या होता है, जो आपकी T सेल होती हैं ये नष्ट होने लगती हैं। और HIV जो है ये संक्रमण के द्वारा होने वाला रोग है, यानी कि जब आप किसी को इन्फेक्टेड सुई वगैरह लगा देते हैं, जैसे किसी इंसान को अगर HIV है और उसी की लगी हुई सुई अगर आप किसी और पीपल को लगाते हैं या लोगों को लगाते हैं, तो क्या होता है, वही रोग जो है उसके अंदर फैल जाता है। तो ये जो है संक्रमण के द्वारा फैलने वाला रोग भी होता है और यौन संक्रमित से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन, जिनमें से कई सारे क्वेश्चन बने, आप लोगों ने देखा। और आप लोग जो है अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरह से करते रहिएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है आपका लगभग पास आ चुका है। अब आप लोग जो है अपनी संख्या को भी बढ़ा दीजिए। अब हम लोग कुछ दिन बाद जो है यहाँ पर 2-3 क्लासेस में मैराथन देखेंगे और मोस्ट सेलेक्टेड आपके NCERT आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, जो भी बचे हुए प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग जो है यहाँ पर कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास ज़रूर पसंद आई होगी, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।